नमस्कार दोस्तों। एक बात तो तय है कि जो भी कुछ रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव चले आ रहे थे पिछले 20-30 वर्षों से, उसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्पेशली यूक्रेन के लिए अगर आप देखिए तो यूक्रेन ने जो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसको गिव अप कर दिया था 1994 में ही। तो यहां पर बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि क्या कोई देश आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन गिव अप करने की सोचेगा भी? जैसे भारत पाकिस्तान ले लीजिए, या फिर कोई भी आप परमानेंट जो मेंबर है यूएन के, उसको ले लीजिए, कोई भी अब ऐसा नहीं सोचेगा न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करने के लिए। इनफैक्ट जो न्यूक्लियर वेपन की रेस है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन ने किस समय और किस हालात में जो न्यूक्लियर वेपन है उसको गिव अप किया था, उसका परिणाम क्या हुआ था, और आज यूक्रेन में इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कोई भी, तो सिंपली यूज माय कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 33% का, वो मिल जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप ले पाएंगे। देखिए 1 मार्च को रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, उनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इन जेनेवा, उसके अंदर एक बयान दिया गया। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, जो सरकार है यूक्रेन में इस समय, जेलेंस्की रिजीम, उनके द्वारा लगातार थ्रेट दिया जा रहा है। बेसिकली उनका यह कहना था कि जो उनका पड़ोसी देश है, मतलब कि रशिया का जो पड़ोसी देश है यूक्रेन, वो यहां पर कहीं ना कहीं जो डेंजरस गेम खेल रहा है इस समय, और अपने आप को न्यूक्लियर वेपनाइज करने की दोबारा कोशिश कर रहा है। बेसिकली यहां पर रशिया यह कह रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी मदद से यहां पर जो यूक्रेन है वो रशिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अपने पास वापस से जो न्यूक्लियर वेपन है उसको क्रिएट कर सकता है, और इसी की वजह से हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को रोकने की, ऐसा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था। बेसिकली रशिया अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से ही जस्टिफाई कर रहा है ऑन द ग्राउंड कि यहां पर जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो और ज्यादा देशों के ऊपर ना आ सके, और इसी की वजह से रशिया का कहना है कि एज इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यहां पर रशिया नॉन प्रोलिफरेशन जो प्लेज है उसको लागू करना चाहता है, और रशिया नहीं चाहता कि किसी भी और देश के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो अब आ सके। इसी की वजह से रशिया को लगातार यहां पर जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर करना पड़ा है। मतलब रशिया जो अपना अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसकी वजह से यहां पर कई सारे जो उसको रीजंस हैं वो दे रहा है, और उसमें एक और रीजन ये है रशिया का कि यूक्रेन यहां पर न्यूक्लियर वेपन वापस से ले सकता है, क्योंकि पहले के जमाने से, मतलब 1991 के पहले से अगर आप देखोगे, यूक्रेन के पास बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन हुआ करता था। मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन रशिया इस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप यूक्रेन के अंदर देखोगे, यूक्रेन के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वहां पर ये जो क्वेश्चन है ना न्यूक्लियर वेपन का, वो बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जिसमें अश्योरेंस दिया गया था यूक्रेन को कि यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखा जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की जाएगी। तो इसी की वजह से आज के डेट में यूक्रेन के लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से अटैक हुआ है उनके ऊपर, तो क्या वो जो निर्णय था न्यूक्लियर वेपन गिव अप करने का, क्या वो सही था, नहीं सही था, इसको लेकर बड़ा क्वेश्चन वहां पर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं दिया होता, गिव अप नहीं किया होता, तो आज के डेट में यहां पर जो रशिया है वो हम पर अटैक नहीं करता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी किसी देश की हालत जैसे अभी हो रखी है यूक्रेन की, अगर किसी भी देश की हालत होगी तो जाहिर सी बात है वो डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो दोनों देश हैं वो ये देखते हैं कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन है और दोनों के ऊपर अटैक होता है तो वो दोनों के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। तो हो सकता है कि वो वॉर हो ही ना। मतलब न्यूक्लियर वेपन एक प्रकार से डिटरेंस का भी काम करता है, ऐसा यहां पर यूक्रेन के लोग कह रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 दशक से अगर आप देखोगे ना, तो यूक्रेन का एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि देखिए यूक्रेन कितना अच्छा देश है जहां पर नॉन प्रोलिफरेशन उसने अपनाया, मतलब अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसने गिव अप कर दिया, और आज के डेट में काफी सुकून की जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब जो ये कुछ हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान को बार बार बोला जाता था कि देखिए आप भी यूक्रेन की तरह बन जाइए, लेकिन भारत पाकिस्तान ने अभी भी अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो यहां पर रखा हुआ है। तो ये बड़ा प्रश्न हो रहा है। अब मैं आता हूं कि यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन है वो किस तरह से गिव अप किया गया, इसकी स्टार्टिंग क्या हुई थी। देखिए 1991 में आपको याद हो, सोवियत यूनियन
का पार्ट हुआ करता था। तो उस समय जब इंडिपेंडेंस हुआ था यूक्रेन का, तो थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक पाइल था न्यूक्लियर वेपन्स का यूक्रेन के पास। मतलब यूक्रेन के पास, अब देखिए, यूएस और रशिया के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था उस समय, वो खुद यूक्रेन था। इनफैक्ट इसकी संख्या भी आप देख सकते हो, 1900 स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स थे, 176 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है न्यूक्लियर, वो भी था, 44 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे यूक्रेन के पास। ऐसा आंकड़ा यहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन चीजें काफी ज्यादा चेंज हो जाती हैं जब यहां पर वो एनपीटी का पार्ट बन जाता है। मतलब कि जो यूक्रेन है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर देता है 1994 में, अलोंग साइड बेलारूस एंड कजाकिस्तान। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का, तो यहां पर रशिया हो गया, इसके अलावा 3 और देश थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था। एक था यूक्रेन, एक था बेलारूस और यहां पर कजाकिस्तान। आप देख सकते हो 3 और देशों के पास यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स था। और आगे चलकर तीनों देशों से यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन है वो वापस ले लिया गया था। मैं आपको बताता हूं कैसे लिया गया। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है 1991 में, एक ट्रीटी है जिसको स्टार्ट ट्रीटी कहा जाता है। इसका नाम है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये एक बायलैटरल ट्रीटी था बिटवीन 2 कंट्रीज। ध्यान रखना है, जो स्टार्ट ट्रीटी था वो 2 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी था। एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत यूनियन। ध्यान रखिएगा, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था उसके पहले की मैं बात कर रहा हूं। 1991 में ही स्टार्टिंग में यहां पर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, इसके अलावा जो सोवियत प्रेसिडेंट थे उस समय मिखाइल गोर्बाचोव, उन दोनों के बीच में 1991 में यह स्टार्ट ट्रीटी हुआ था। इसका मेन मकसद यह था कि जितने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसकी संख्या को लिमिटेड रखना। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स तो दोनों देश के पास रहेगा, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में रहेगा। दोनों देश डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, इसके पास 10 वेपन होगा, इसके पास 10 वेपन होगा, ये लिमिटेड होगा। ऐसा इस ट्रीटी के माध्यम से किया गया था। लेकिन इस ट्रीटी में प्रॉब्लम कुछ महीने के बाद ही आ जाती है, क्योंकि कुछ महीने के बाद क्या होता है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कई सारे बाकी देश यहां पर सामने निकल कर आते हैं। और बाकी देश मैंने आपको बताया जिसमें यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस, इन 3 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स था। तो 1992 में एक प्रोटोकॉल साइन होता है जिसको लिस्बन प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसके अंदर इन तीनों देशों ने यहां पर आपस में सहमति बना ली। क्योंकि अब रशिया क्रिएट हो गया, तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इन तीनों देशों के पास भी यहां पर न्यूक्लियर वेपन हो। तो एक प्रकार से तीनों देश आपस में साथ मिलकर आए लिस्बन में, और वहां पर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि दे आर द सक्सेसर स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन। और क्योंकि सोवियत यूनियन के अगर ये मानते हैं कि सक्सेसर स्टेट्स हैं, मतलब कि ये 3 देश निकल कर आए हैं, तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो जल्द से जल्द एनपीटी को साइन करें और अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको एक सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी में दे दें। मतलब कि एक तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करें ये तीनों देश, और इनका तीनों का जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक सिंगल अथॉरिटी में होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रशिया को यह चीज पसंद नहीं आएगा कि यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो, बगल पड़ोसी का देश है, और इसी की वजह से बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में वो लगातार क्रिएट होने लग गए थे। और कोशिश ये की जा रही थी कि जो यूक्रेन है और जो बाकी के जो देश हैं, कजाकिस्तान, बेलारूस, सभी लोग अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो गिव अप कर दें। फाइनली क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, मैन्यूवरिंग होती है, और फाइनली आप देख सकते हो यहां पर जो यूक्रेन है वो जो स्टार्ट ट्रीटी है उसको साइन करने में सहमति जता देता है। मतलब ये जो स्टार्ट ट्रीटी था उसका अनुमति दे देता है 1994 फरवरी 1994 में यूक्रेन। और इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, ट्राइलैटरल स्टेटमेंट हुआ था जिसमें यूक्रेन, यूएसए और रशिया, ये 3 देश आपको देखने को मिलेंगे। तो इस ट्रीटी के अंदर ये जो स्टेटमेंट था, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत यूक्रेन ने कमिट किया कि वो फुल डिसआर्मामेंट करेगा। फुल डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स है वो गिव अप कर देगा। लेकिन क्या यूक्रेन ऐसे ही दे देगा, उसको भी तो कुछ कमिटमेंट चाहिए कि सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी कल। तो उसमें यहां पर उसको प्रॉमिस किया गया था इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन एंड सिक्योरिटी अश्योरेंसेस। मतलब एक तो यह है कि जो यूरेनियम वगैरह वो दे रहा है, गिव अप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका कमर्शियल वैल्यू क्या है। एक तो पैसा उसको चाहिए, तो यूक्रेन को कुछ पैसा दिया गया, और इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया गया सभी देशों के द्वारा कि यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रहेगी। और धीरे धीरे आगे चलकर जितना भी मिसाइल्स था, बॉम्बर्स था, उसको डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। मतलब रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि यूक्रेन के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करते। और फाइनली यूक्रेन ने 1996 में जो अपना आखिरी न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको सौंप दिया था, और 2001 आते आते जितना भी वेपन्स था, व्हीकल्स था, वो सब कुछ
यूक्रेन का डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब 2001 तक फाइनली आप कह सकते हो कि पूरी तरह से जो यूक्रेन है वो आपका नॉन न्यूक्लियर स्टेट बन गया। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम है क्या। देखिए मैंने आपको बताया ना 1994 में यहां पर जो ट्राइलेटरल ट्रीटी साइन की गई थी, उसी के बाद यहां पर क्या होता है कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जैसे कि यूक्रेन तो नहीं, मतलब रशिया हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, इन सभी देशों के द्वारा मिलकर यह एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको कहा गया बुडापेस्ट मेमोरेंडम। अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी अश्योरेंसेस। सिक्योरिटी अश्योरेंसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूक्रेन को सिक्योरिटी अश्योरेंस दिया गया था कि आपके देश को कोई खतरा नहीं होगा। और इन सभी देशों ने कहा था कि जो सॉवरेनिटी है और जो इंडिपेंडेंस है यूक्रेन की वो बनी रहेगी, वो किसी भी हालत में यहां पर खराब नहीं होगा। बस यूक्रेन को क्या करना है, अपना जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको गिव अप कर देना है। यूक्रेन को एक और चीज प्रॉमिस किया गया था यहां पर कि किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक कोअर्शन भी नहीं किया जाएगा अगेंस्ट यूक्रेन। मतलब कि सपोज रशिया कल के डेट में ये नहीं कह देगा कि हम आपके ऊपर ट्रेड बैन कर रहे हैं या फिर कुछ, मतलब इकोनॉमिकली भी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। मतलब काफी बड़ा अश्योरेंस था और इसी अश्योरेंस को कहा जाता है बुडापेस्ट मेमोरेंडम। अब क्या होता है कि चीजें चलती रही, मतलब 20 वर्ष तक तो चीजें ठीक ठाक चलती रही और बार बार एग्जाम्पल दिया जाता था कि देखिए यूक्रेन कितना अच्छा देश है और इंडिया पाकिस्तान ने तो अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ये कर दिया। तो एक प्रकार से इंडिया पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता था और यूक्रेन को अच्छा कहा जाता था। लेकिन अब देखिए क्या होता है चीजें। 2014 में क्राइमिया, आपको याद होगा, क्राइमिया को एनेक्स कर लिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, यूक्रेन का पार्ट था क्राइमिया, लेकिन बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत क्या रशिया क्राइमिया को ले सकता था? नहीं ले सकता था। फाइनली 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया जाता है और पूरे विश्व भर में जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने यहां पर उसका खंडन किया और कहा कि ये डायरेक्ट वायलेशन है 1994 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम में। लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया उस चार्ज को और ये कहा कि नहीं, यहां पर क्या था कि यूक्रेन में जो सरकार है, जो सरकार उस समय चल रही थी, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था कि यूक्रेन में जो सरकार है वो लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई है। मतलब कि यहां पर एक्चुअल में यही था कि 2014 के पहले जो सरकारें थी वो प्रो रशिया हुआ करती थी, तो रशिया को उससे कोई दिक्कत नहीं था, रशिया जो चाहता था वो करा लेता था यूक्रेन में। लेकिन 2014 में चीजें बदल गई और यहां पर प्रो वेस्टर्न आप कह सकते हो सरकार आ गई, एक प्रकार से एंटी रशिया सरकार आ गई और रशिया को पसंद नहीं आया, फाइनली उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। और आज के डेट में यही चीज आपको देखने को मिल रहा है वापस से। और यूक्रेन के अंदर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या यूक्रेन को कभी अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद ही ऐसा होता कि रशिया किसी प्रकार से अटैक करता यूक्रेन के ऊपर। लेट्स सी कि क्या होता है आगे, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक पहलू जो इसका है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की बात करें तो यहां पर एक स्टेटमेंट होता है, एक वर्ड कहा जाता है एटम्स फॉर पीस। क्या बता सकते हो कि ये एटम्स फॉर पीस है क्या एग्जैक्टली? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही होता है। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से जाकर आप प्ले कर पाएंगे। बाकी पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, यूज आवर ऐप और यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।